बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 वीडियो नंबर 3। आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो का पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कभी कभी 2.5 नंबर का सवाल सिंपल सा आता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन चीजों को सीखेंगे और ये चीज बड़े बड़े डेरिवेशंस में, बड़े बड़े जो आगे हम करने वाले हैं उनमें यूजफुल रहेगी। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ही प्यार से हम सीखते हैं। देखिए क्या है, पहले समझते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हिंदी मीडियम वाले स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? जैसे कि हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है और यहां पर एक मेरे पास में क्या है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। अब होगा क्या कि मैं यहां से इस ओरिजिन से इस पर एक क्या खींच दूं, एक वेक्टर खींच दूं। तो यही इस बिंदु की ये बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसके निर्देशांक ये हैं। तो यहां से यहां तक इस ओरिजिन से मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका एक वेक्टर रूप बना दिया। तो इसी को बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी भी बिंदु की किसी ओरिजिन से खींची गई लाइन या ड्रॉ की गई लाइन को हम उसका उस बिंदु का क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश, क्योंकि ये पोजीशन बता रही है, इस बिंदु की पोजीशन बता रही है इस ओरिजिन के सापेक्ष या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या इस ओरिजिन से। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन बहुत बड़ी चीज होती है। ओरिजिन को ऐसा समझिएगा, यदि मैं आपसे ही पूछूं कि आप अपने घर में छोटे हो या बड़े हो, तो आप क्या बताओगे कि मैं छोटा हूं जी अपने घर में। नहीं भाई, आपसे छोटे भी तो आपके भतीजे, ठीक है, हो सकते हैं, या आपका मतलब घर में कोई ना कोई एक छोटा बच्चा होगा आपसे एज में, तो वो आपसे छोटा है। आप कहोगे मैं घर में सब में बड़ा हूं। नहीं, आपको रेस्पेक्ट जरूर देना होता है, एक ओरिजिन बताना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूं या मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं, तो ये ओरिजिन दे रहा हूं, एक रेस्पेक्ट दे रहा हूं कि मैं अपना किसके सापेक्ष बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कहने लगूं दिल्ली 5 किलोमीटर है, दिल्ली 50 किलोमीटर है। कहां से दिल्ली 50 किलोमीटर है? मैं तो बात कर रहा हूं चेन्नई से। चेन्नई से दिल्ली 50 किलोमीटर थोड़ी ना होगी, कम से कम 2-2.5 हजार किलोमीटर होगी। तो इसी तरीके से, और यदि हम बात करें कि भैया नोएडा से दिल्ली बहुत पास में पड़ जाएगी। ठीक है, यदि हम बात करें अलीगढ़ से दिल्ली कितना पड़ेगा, 100 किलोमीटर के लगभग पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है, हम एक ओरिजिन बोलते हैं। उसी तरीके से इस P बिंदु की इस ओरिजिन के सापेक्ष जो स्थिति होगी उसी को बोलेंगे हम स्थिति सदिश। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यानी दो अक्ष है हमारे पास, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इस एक्स और वाई अक्ष की यदि हम बात करें तो इसमें क्या, ये एक्स और वाई दो पोजीशन यहाँ पे बिंदु हैं इसके, और यहां से इस बिंदु O से ये खींच दिया और इसको मैंने R वेक्टर से प्रदर्शित किया, तो यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। तो क्या लिख दिया है, इट इज ए वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू पोजीशन पॉइंट P, या करंट पोजीशन किसी पॉइंट पर। सपोज दैट यहां पर आपका ओरिजिन है और एक बिंदु यहां पर है, तो यहां से यहां तक इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं या एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इस P1 की। अब कोई भी वस्तु है वो यहां की वजह यहां पर चली गई थोड़ी देर बाद, तो अब यहां से ओरिजिन ये है, ओरिजिन से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस ओरिजिन से यहां तक का जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो इस बिंदु की स्थिति सदिश बताएगा कि बिंदु ये यहां पर है। तो यहां का ये R2, ये R1 मान लिया, R2 मान लिया, तो ये पोजीशन। तो करंट पोजीशन बोल दीजिए, करंट पॉइंट बोल दीजिए, सीधे सीधे पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, या करंट लोकेशन बोल दीजिए। ठीक है, इट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू करंट लोकेशन, या करंट लोकेशन ऑफ ए बॉडी, या करंट लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का ओरिजिन यानी मूल बिंदु से उसकी प्रारंभिक या उसकी करंट या उसकी प्रेजेंट, या बोलेंगे हम उसकी वास्तविक स्थिति तक के खींचे गए सदिश को हम बोलते हैं, वास्तविक पोजीशन तक खींचे गए सदिश को हम बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश। समझ में आ गया बात? ये पोजीशन है, ये पोजीशन यहाँ पे x1 x y ये दे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको देखिए भाई, ये R है, ये आपका R वेक्टर है, हम इसको बोल सकते हैं
आर वेक्टर को एक्स कॉमा वाई इस तरह से लिख सकते हैं, आर वेक्टर की पोजीशन एक्स कॉमा वाई है, या हम आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या आपको ये एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला हुआ है, वाई डायरेक्शन में कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे, ठीक, यहां पर आपका ये वेक्टर हो गया। यदि हम इसका मान निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर का मॉड, सॉरी आर वेक्टर बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मॉड, यानी कि आर हो गया और आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आई का जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे, ये जे का स्क्वायर कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इसका मॉड बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं हम, ये बन गया, या हम इसको आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को केवल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं या आर वेक्टर के मॉड से, ठीक है, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। यहां के बाद में अब आपसे कोई पूछने लगे भैया ये 3 अक्ष में दे रखा होता तो जेड स्क्वायर कर देते। अब यहां से हम एक चीज और निकालना है इसकी, कभी कभी आपका न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है, क्या पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा या यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, आर कैप बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा आर वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और नीचे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये ठीक है, ये आ जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, इसको समझते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे, हम इसको मिटा दे रहे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ऐसा सदिश जिसको प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा जाता है, या प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक खींचे गए सदिश को हम उन दोनों पोजीशन का विस्थापन सदिश कहते हैं, या दोनों पोजीशन के बीच विस्थापन सदिश कहते हैं। या विस्थापन सदिश क्या होता है कि यदि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाती है तो हम उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम एक वेक्टर ड्रॉ कर दें तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि आपका विस्थापन सदिश। जैसे कि यहां पर देखिएगा, यहां पर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिएगा कि भाई एक ये वाला वेक्टर है, ठीक है, यानी कि कोई भी ये P1 एक वस्तु पहले यहां पर थी A बिंदु पर या P1 बिंदु पर, जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, z1 ये हैं, और कुछ समय बाद ये वस्तु यहां पर चली जाती है, यहां पर ये P बिंदु है, यहां पर इसके निर्देशांक होते हैं x2, y2 और z2 ये होते हैं। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। अब यहां से यहां पर हम क्या कर दें, एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर दें, ये तो यही वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, ये इसको मैं एस वेक्टर बोल दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बन गया भाई, क्योंकि हमने क्या बोला है डेफिनेशन में कि ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींचे गए सदिश को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या है, हमने क्या करा, यहां पर एक रेस्पेक्ट भी तो देंगे, अभी हमने बताया था रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एक्स वाई और ये हमारे पास में जेड, ये आपका हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया और यहां पर हमने ओरिजिन बना दिया। अब होगा क्या कि भैया ये पहली पोजीशन हमने क्या बोली थी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी बिंदु की पोजीशन से और ओरिजिन से पोजीशन तक एक वेक्टर खींच देंगे, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो प्रारंभिक पोजीशन यहां पर है, तो यहां से हमने एक वेक्टर खींच दिया ये, तो ये बन गया इसका प्रारंभिक पोजीशन, जिसको मैंने R1 वेक्टर का नाम दिया। ठीक है, और ये वाली दूसरी पोजीशन का हमने नाम दिया इसका R2 वेक्टर, इसका नाम दे दिया मैंने R2 वेक्टर। तो ये R1 पोजीशन, ये R2 पोजीशन, दोनों पोजीशन का क्या कर दे, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो ये कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो ये स्थिति 1, ये स्थिति 2, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक खींचे गए सदिश को हम उन दोनों स्थितियों के बीच का विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, अब ये एस वेक्टर बराबर हो क्या जाएगा भाई, एस वेक्टर ये है, तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, हमेशा पोजीशन घटा देंगे। तो पोजीशन किस तरीके से घटाई जाती है भाई, पोजीशन घटाएंगे हम R2 वेक्टर, अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन घटाते हैं। हमेशा याद रखिएगा घटाना कैसे होता है, ये वाला वेक्टर है, घटाना और जोड़ना अभी सिखाएंगे हम, वेक्टरों का घटाना और जोड़ना। ठीक है, उसमें सब कुछ सीख लोगे, लेकिन फिलहाल वैसे भी आपको पता है जब हम नॉर्मली विस्थापन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन घटा देते हैं। सेम वही करना है, वेक्टर ड्रॉ तो हमको प्रारंभिक पोजीशन से अंतिम पोजीशन की ओर करना है, लेकिन जब हम विस्थापन का मान निकालेंगे तो अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन घटाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि x2 माइनस x1 लिखते हैं ना, उसी तरीके से पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमने बताया था ना, ये x1 y1 z1। इसी तरीके से माइनस कर देंगे ये आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो जाएगा। अब होगा क्या, x1 में से x2 घटा देंगे तो x1 माइनस x2 और i कैप को मैं बाहर ले दूंगा प्लस y1 माइनस, सॉरी ये देखिए ध्यान से यहाँ पे गलती कर दिया ना हमने, R2 लिया है तो R2 पहले आएगा, ये R2 पहले आएगा और R1 बाद में आएगा। तो ये x2 i कैप y2 i कैप z2 i कैप, ये x1 i कैप y1 i कैप, ये तो ये आप देखिएगा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा j कैप प्लस z2 माइनस z1, ये हो जाएगा आपका k कैप। ये आपका विस्थापन सदिश निकल आया है, विस्थापन सदिश इस तरह से निकलेगा आपका। ठीक है, चलिएगा कुछ पॉइंट में आपको नोट करा दे रहा हूं, ये विस्थापन सदिश के बारे में एक चीज जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट याद करेंगे आप, यहां से मैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर इसको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, पहला करके नोट करके लिखिएगा, नोट। पहला पॉइंट है आपका, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है, पोजीशन यानी कि स्थिति सदिश निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि निर्देश तंत्र बोल दीजिए, या आप सीधे से निर्देश तंत्र लिख दीजिए आप। निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं,
पोजीशन वेक्टर इज ए फिक्स्ड वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ए क्या है, विस्थापन सदिश एक स्थिर सदिश होता है। तीसरा पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर डज नॉट ओबे ट्रांजिशनल लॉ, या आपका पैरेलल ट्रांजिशनल लॉ। ट्रांजिशनल लॉ क्या होता है भाई, वो भी समझाएंगे हम। डज नॉट ओबे ऑफ पैरेलल ट्रांजिशनल लॉ। ठीक है, ये अभी सिखाएंगे हम ट्रांजिशनल पैरेलल ट्रांजिशनल लॉ क्या होता है। ठीक है, आपका आगे देखिएगा, एस वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एस वेक्टर का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश पैरेलल ट्रांजिशनल लॉ का पालन नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देश तंत्र से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट होता है यानी निर्देश, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश तो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, लेकिन वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिएगा क्या कि देखिए, यहां से हम पोजीशन वेक्टर बदल जाएगी यदि हम ये आगे लेके जाएं, लेकिन निर्देश तंत्र से तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसके ओरिजिन से यानी इन भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इन दोनों पोजीशन के बीच का है, लेकिन ये आपका निकाय का ओरिजिन यदि मैं यहां पर रख दूं, यहां पे देखिएगा निकाय का ओरिजिन यहां पे, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे बना दे रहा हूं मैं, ये y ये x, और यहां से माप दिया ये आपका पहली पोजीशन और ये आपकी दूसरी पोजीशन। लेकिन विस्थापन सदिश तो फिर भी यही रहेगा, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ। अब इस ओरिजिन को आप कहीं पर भी ले जाओ, यहां पर ले गए, यहां से माप लो, विस्थापन फिर भी यही रहेगा। तो मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यानी कि इस मूल बिंदु पर ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है। यदि मूल बिंदु को यहां पर ले जाएंगे तो पोजीशन तुरंत बदल जाएगी, लेकिन विस्थापन सदिश वही रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, एक न्यूमेरिकल लेके करते हैं। ठीक है, शानदार है। एक वस्तु का स्थिति सदिश RT बराबर इतना है, समय अंतराल T बराबर 1 सेकंड से T बराबर 4 सेकंड के बीच वस्तु का विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, द पोजीशन, इंग्लिश में समझ लो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज RT इज इक्वल टू इतना। देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। चलिएगा, तो आपको देखिए सिंपल सी बात है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और आपको क्या दे रखी है, एक r समय के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है कितना, 4t² i कैप प्लस 5tj कैप माइनस 3k कैप, ये दे रखा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले पोजीशन, हमको ये पता है
कि R2 माइनस R1 वेक्टर निकालेंगे तो ये आपका विस्थापन सदिश हो जाता है। अभी अभी हमने सिखाया था, अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन घटा देते हैं। ठीक है, तो अब अंतिम पोजीशन, पहले हम क्या कर रहे हैं कि T1 यहां पर लिख देंगे T बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, T बराबर 1 सेकेंड निकालेंगे तो हमारी यहां पर R1 पोजीशन आ जाएगी। पहली पोजीशन कहां पर है 1 सेकेंड पर, दूसरी और अंतिम पोजीशन कौन सी 4 सेकेंड पर। पहली पोजीशन से ये वाली अंतिम पोजीशन बनेगी। क्या भाई, कोई कण चलते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, नहीं कोई कण ऐसे दौड़ रहा है, तो पहली सेकंड पर यहां पर था R1 पोजीशन और दूसरी यहां पहुंच गया चौथी सेकंड पर, भाई दूसरी सेकंड पर यहां पर, तीसरी पर यहां पर, चौथी पर कण यहां पर पहुंच गया तो ये R2 पोजीशन पर। R2 में से R1 घटा दो, इस तरह से दौड़ता हुआ जा रहा है, समय वेरी कर रहा है। तो R1 T बराबर 1 सेकंड लगा दूंगा तो 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा J और माइनस 3 ये K कैप है ही, तो कितना हो जाएगा एक ही आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 J कैप माइनस 3 K कैप। ओके, R1 वेक्टर आ गया। ऐसे ही अब T इजिकल टू कितना ले लो 4 सेकंड ले लेंगे। T इजिकल टू 4 सेकंड करेंगे तो हमको दूसरी पोजीशन हमको पता चलेगी 4, यहां पे लिख देंगे हम कितना 4 का स्क्वायर आई कैप प्लस 5 इंटू 4 J कैप माइनस 3 K कैप। ये समझ में आई। जहां पर T था वहां पर हमने 4 रख दिया, जहां पर T था वहां पर 4 रख दिया, बाकी 4 इंटू 4 T स्क्वायर आई कैप प्लस 5 इंटू 4 T की जगह पर बाकी 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 आई कैप 5 चौक 20 J कैप माइनस 3 K कैप, ये हो जाएगा। ये R2 वेक्टर। हमको क्या चाहिए था, विस्थापन चाहिए था R2 माइनस R1, तो R2 वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू ये है 64 आई कैप प्लस 20 J कैप माइनस 3 K कैप। इसमें से हमको घटाना क्या है, ये वाला R1 वेक्टर ये रहा 4 आई कैप प्लस 5 J कैप, 4 आई कैप प्लस 5 J कैप माइनस 3 K कैप, ये घटाना है। घटाएंगे कैसे भाई, ये 64 आई कैप प्लस 20 J कैप माइनस 3 K कैप, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 4 आई कैप माइनस का 5 J कैप प्लस का 3 K कैप हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाई देगा, यहां से देखिएगा प्लस 3 K कैप से माइनस का 3, माइनस का 3 से प्लस का 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 64 आई कैप माइनस 4 आई कैप रहेंगे तो 56, 64 में से 4 जाएंगे तो 60 बचेंगे, 60 आई कैप बचेगा। 20 J प्लस का और माइनस का 5 J, 20 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 15 J कैप, और ये तो जीरो कट गया तो यहाँ पे लिख दो 0, लिख दो 0 K कैप। ठीक है, 0 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 60 आई कैप प्लस 15 J कैप, इतना आ जाएगा ये S वेक्टर बराबर, या S वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो 60, 15, 0 इतने मीटर, ये विस्थापन आ गया आंसर। ठीक है, आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो, यहां पर भी। ठीक है, क्योंकि आपको विस्थापन कैलकुलेट करके दिखाना था तो 60, 15, 0 ये आ गया। इससे पता चल रहा है कि 60 आई कैप 15 J कैप 0 K कैप। ठीक है, ये चीज आई होप कि समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगला टॉपिक अब सदिशों को जोड़ना और सदिशों को घटाना चलेगा, फिर उसके बाद में सदिशों की गुणा, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हैं और बहुत सारी जो इंपोर्टेंट वो भी कराई जाएंगी, ट्रिपल प्रोडक्ट भी कराया जाएगा। तो बाकी आगे की आगे बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।